Ajay Mishra. I want to hand over my charge to him for this session. He's the one who's going to do it. He's a moderator, but more than that, he's the one who does anchoring in Doordarshan on the real estate. Mr. Ajay. थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये सेशन बिल्कुल कंज्यूमर्स पे सेंट्रिक है और हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल तीखे हो सकते हैं, शायद कुछ लोगों को वो रास ना आए, पसंद ना आए, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरा काम है कंज्यूमर्स की। थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हाउसकीपिंग में, और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ इस पूरे सेशन का। 3:45 यानी अभी करीब 10 मिनट बाद इस सेशन को शुरुआत मिलनी थी, लेकिन हमें 10 मिनट का मौका मिला है, इसलिए हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। इसमें जो प्रेजेंटेशंस होंगे कुछ मेरे ख्याल से 3 प्रेजेंटेशन हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे। सारे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो 5 मिनट के करीब हैं। उस पोडियम का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के लिए हम करेंगे, और कुछ हमारे ख़ास मेहमान हैं जो कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठेंगे। मैं आपकी तरफ से उनसे सवाल करूँगा, और अगर किसी भी जेंटलमैन, लेडीज़, किसी के पास भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें प्लीज़ लिख सकते हैं, हमें दे सकते हैं, और उनके बिहाफ पे भी मैं ज़रूर उन सवालों को अपने जो डिग्निटरीज़ हैं उनके सामने रखने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, वो थोड़ी देर में शामिल होंगे। वो इस सेशन के चेयर हैं और वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक तरह से इन एब्सेंशिया इजाज़त मांगता हूँ इसको शुरुआत करने की, और एक चेयर उनके लिए खाली छोड़ते हुए मैं जो डिग्निटरीज़ हैं उनको डायस पे बुलाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करता हूँ। सबसे पहला नाम मेरे इस पैनल में है जो कि magicbricks.com। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने magicbricks.com के बारे में नहीं सुना है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि रियल स्टेट कंज्यूमर, रियल स्टेट सप्लायर, खुद जो रियल स्टेट डेवलपर हैं उनको एक मंच प्रदान करता है, और देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ और अभी तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मुझे बताया गया है कि करीब 7 लाख लिस्टिंग्स हैं, 7 लाख लिस्टिंग्स इस magicbricks.com पे हो चुकी हैं, और हर महीने 60 लाख लोग 60 लाख लोग इस पोर्टल को विजिट करते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, पावरफुल स्पेस है, पावरफुल एक तरह से प्लेटफॉर्म है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इनमें से जो 60 लाख लोग विजिट करते हैं पर मंथ, उनमें से 15 लाख ट्रांसलेट होते हैं कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो ऐसे कंज्यूमर जो कि बायर से या डेवलपर से कांटेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए, 15 लाख लोग अगर 7 या 8 बार कांटेक्ट करते हैं तो फिर जा करके वो बाद में प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री का एस्टिमेट है। तो अगर उन 60 लाख में से 15 लाख लोग साल भर में भी एक प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, जो कि हमारे आपके लिए शायद इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑन एन एवरेज 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो ये करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन बनता है। और पिछले साल माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 17 लाख करोड़ का बजट पूरे देश के लिए पेश किया। तो ये करीब पूरे देश के बजट का आधा ट्रांजैक्शन वैल्यू टर्म्स में दिखाई देता है। मैं बुलाना चाहूँगा ई जयश्री कुरु जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं magicbricks.com की। वो हमारी पहली डिग्निटरी जो कि हमें आपको ज्वाइन करने वाली हैं। प्रेजेंटेशन, उसके बाद कुछ सवाल। 16 सिटीज़ में इनका प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, रेंटल वैल्यूज, प्रॉपर्टी के प्राइसेस। ई जयश्री ग्रुप, आपको बताएं कि timesjob.com का भी आपने नाम सुना होगा, और magicbricks.com, ये दोनों के ही रिसर्च विंग को हेड करती हैं। नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी प्रोक्लेम्ड स्पीकर हैं, और
कंज्यूमर सेंट्रिक हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ किए हैं, टेलीविज़न में एक जाना पहचाना नाम है, और इनसे कुछ सवाल मैं करूँगा। मेरे दूसरे स्पीकर हैं JLLM, एक आप इसके भी बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर हर्षदीप लांबा, जो कि हेड हैं लैंड वर्टिकल के नॉर्थ इंडिया। चूँकि हम बात आज लैंड पूलिंग की कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर्षदीप जी से ज्वाइन करने की हमें। मिस्टर लांबा फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो के बारे में हमें बताएंगे कि क्या कुछ कीमतों पे असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और ये सेशन बाइलिंगुअल है, सो यू कैन चूज द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट, बी इट इंग्लिश, हिंदी। यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर एड्रेस इन वट एवर लैंग्वेज यू फील लाइक। हमारे तीसरे स्पीकर होंगे मिस्टर मनोज मिश्रा। वो डायरेक्टर हैं ऑप्टिक्स, जो कि एक ऐसा शब्द है जो ऑगमेंट और एनालिटिक्स। मिश्रा हैं, और मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे, मैं अजय मिश्र हूँ, या मनोज मिश्र हैं, और थोड़ी देर में दुर्गा शंकर मिश्र जी आने वाले हैं। सो बिलीव में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अस। हमारे यहाँ एक कहावत है ब्राह्मणों में, मैं बहुत ही इस सेशन को बहुत ही इनफॉर्मल बनाना चाहता हूँ। हमारे ब्राह्मणों में वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, शास्त्री होते हैं। इसका मतलब जो वेदों का अध्ययन करते थे, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। ये मिश्रा लोग मिक्सचर यानी सब कुछ का अध्ययन करते थे। तो वहाँ से ये मिश्र जन्मा है। और मनोज मिश्रा जी के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रियल स्टेट के साइंस के साथ मिक्स किया, और इसलिए इनका मिश्रा होना और भी एक तरह से तो बहुत सारी गूढ़ बातें हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई हैं। जैसे कि एक ग्राउंड ट्रूथ मैगजीन है, ग्राउंड वाइट में है, ट्रूथ ब्लैक में है, तो रियल स्टेट में सब कुछ या फिर उसके बीच में कुछ शेड्स भी हैं ग्रे के, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैगजीन आपके पास है तो शायद लास्ट वर्ड इनका है। आई डोंट नो क्यों लास्ट वर्ड ये रखना चाहते हैं अपना, बट उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ। 10 मिनट, मतलब मेरा सेशन शुरू होने में 2-3 मिनट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब कर रहा हूँ ऑफिशियली। ये तस्वीर देखिए, इसमें ऊपर एक गन नजर आएगी आपको, और नीचे साहब रियल स्टेट लोकेशन स्टैटिक, ये इनका आर्टिकल है, और आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसमें जियो कोडिंग, जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी, गूगल मैप्स, स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्ट डेवलपर, जीपीएस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रियल स्टेट से क्या संबंध है और आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये जो तमाम उलझी हुई चीज़ें हैं, वो शायद अगले 1 घंटे या सवा घंटे के दौरान हमें इन सवालों के जवाब मिल पाएँ। ये सेशन कंज्यूमर्स का है, इसलिए ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को बुलाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं, जो लोग लैंड पूलिंग करते हैं, जो वाकई ज़मीनी हकीकत से परिचित हैं और ग्राउंड ट्रुथ, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। उसमें पहला नाम है अनीश त्यागी। आप सभी लोग जानते हैं कि रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया है, बहुत सारे उद्यमिता को जन्म दिया है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे डेवलपर से मिल रहा था अभी कुछ दिनों पहले, जो कि कानपुर से हैं। वो IITian हैं, उन्होंने 15 साल 16 साल न्यूयॉर्क में नौकरी की, नौकरी छोड़ी उन्होंने, और देश में आकर के उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप करने की शुरुआत की कोशिश की। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने 8 लाख रुपए से 3 अलग अलग वर्टिकल्स को टैप किया। और मैं दाद दूंगा क्योंकि वो तीनों ही सनराइज सेक्टर आज बन करके उभरे हैं। और उनकी जो सोच है, उन्होंने पहला रियल एस्टेट से शुरुआत की, दूसरा उन्होंने पकड़ा एडवेंचर टूरिज्म को। आप जानते हैं कि टूरिज्म पे नई सरकार का बहुत फोकस होने जा रहा है। और तीसरा, चूंकि वो खुद IT से हैं, उन्होंने ई-कॉमर्स को पकड़ा। तो ये 8 लाख रुपए में 3 कंपनियां उन्होंने शुरू की। एंड आई बीन टोल्ड कि 3 सालों में, 4 सालों में करीब करीब
वो 3000 करोड़ रुपए के एक तरह से जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बैठे हैं इस वक्त भी। 3-4 सालों में वो इतनी बड़े एम्पायर के मालिक होंगे। ई कॉमर्स में उनका कहना है कि शायद $1 बिलियन के कंपनी बन जाए, जो कि जनवरी में लॉन्च होने वाली है। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं, बिजनेस एथिक्स हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि शायद रियल एस्टेट कुछ उन सेक्टर्स में से है जिन्होंने बहुत छोटे लोगों को, बहुत नए लोगों को बहुत बड़ा बनने का मौका दिया है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उस सेक्टर से निकल करके आए हैं। मिस्टर अनीश त्यागी, जो कि त्यागी डेवलपर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर रह करके इस लैंड पूलिंग का फ़ायदा उठा सकें, इस लैंड पूलिंग से जुड़ करके कुछ काम कर सकें। उनसे समझेंगे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और कैसे वो कंज्यूमर्स के लिए काम कर सकते हैं, हमारे आपके लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा प्रदीप शेरावत। आपने अभी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात की। ही इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर्स। मिस्टर प्रदीप शेरावत, जो कि देवांता ग्रुप है, उसके डायरेक्टर है, और वो भी यहाँ पर डेवलपर का जो पक्ष है वो रखने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर्स के लिहाज से। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने सवाल नोट करके रखें, प्लीज़ मुझे दे दें, जिससे कि मैं आपके बिहाफ पे इन सभी लोगों से, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने की हैं, इससे पहले जो सेशन थे लीगल एस्पेक्ट के बारे में, जो तमाम लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसके जो फीचर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है, कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है नहीं है, उन तमाम पक्षों पर हमने बात की है। लेकिन कंज्यूमर्स की बात हम इस सेशन में करेंगे। मिस्टर सुरेश गर्ग, अगर आप यहाँ हैं जहाज गढ़िया ग्रुप के, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, इनवाइट करता हूँ अगर आप हैं यहाँ पे तो। प्लीज। और अगर मैं बुला सकूँ लास्ट में ओमैक्स ग्रुप, जिसको शायद किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, करीब 25-26 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई है, और अपने इनोवेशन के ज़रिए लोगों के बीच में एक नई पहचान बनाने की कोशिश की है ओमैक्स ने। क्या कुछ उनके अनुभव रहे हैं इन तमाम जो वक्त बीता है, और नई पीढ़ी की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इस ग्रुप की हुआ करती थी, क्या बदलते हुए परिवेश में ये ग्रुप, ये कंपनी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाएगी? क्या ये जो चेंज होता हुआ रियल एस्टेट का सिनेरियो है उसमें क्या कुछ अपनी एक अलग जगह बना पाएगी? वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, और इन एब्सेंशिया मेरे सेशन के चेयर मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा जी से मैं इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ इस पैनल को शुरू करने की, इस बहस को शुरू करने की, और जैसे ही वो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा ई जयश्री कुरुप जी से, जो कि रिसर्च हेड हैं magicbricks.com की, यहाँ पर वो अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। This is a study that we undertook about a year and a half, almost 2 years ago, with the National Council of Applied Economic Research, NCAER, which was working with the DDA on evolving a land pooling policy. So actually I'm stepping back some time, and I'm actually bringing to you something that we did a little while ago, but it's very relevant. And here, you see, I only understand consumer behavior. As part of the Times Group, one of the biggest assets that we have across India is our consumer base. Whether it is in the print, online, television, radio, we have a very large consumer base, and we study the consumer behavior to understand how markets are performing. And this is what we have been doing. We mine the data on the back end of our portals, magicbricks.com and Times Jobs. We assess supply and demand based on listings and consumer searches. Let me go quickly into land economics. If you look at what's happening, there are two types of developments, and I'm sure you're very familiar with this. In brownfield development cycle, you have land which was sold historically. There is a big demand but low supply.
the values go up, there's planned redevelopment, the new stock arrives, and there's new values. In greenfield development, the land is newly aggregated. It's normally on the periphery and suburbs of cities. There is big supply but low demand. Once the development cycle begins, the livability goes up and then the values go up. So the greenfield cycle starts with low land requirements, low demand, while a brownfield cycle starts with high demand. In India, typically the land development cycle is a new project, the plots are sold, there's low prices, apartments are released, the unit price goes up, the plot values go up, there's a critical value when the investors exit and the living begins. The end user normally comes at the end of this cycle when the place is livable and the end user can buy and stay. So, when you look at established areas in the city, the quality of life is up, the values are up, and the occupancy is high. As these established areas become older localities, the quality of life starts decreasing. And you will see this typically in places like in West Delhi, Janakpuri, Punjabi Bagh, Greater Kailash, where actually the areas are of value, but you are facing problems of aging infrastructure, less parking space, there is overbuilding. So these are, the quality goes down. The values remain up, but the occupancy starts dropping. Remember, when you buy a property, you buy where you can afford. But when you lease a property, you lease where it is most convenient for you to stay. Therefore, a tenancy, if I track the rental markets, I can actually figure out where consumers would like to stay. In redevelopment, the plots are sold to unlock the land value, the new values establish a price benchmark, and the quality of life goes up because it's newer property. So you don't have the problems of aging infrastructure. Normally, we find that in plots closer to large apartment hubs command a premium in the market. I've seen this in Ghaziabad, Noida, whichever place you look at. When you have premium apartment living, gated communities, all amenities coming up, and the quality of life is high, that's where the plotted value also starts going up. The market operates in extremes. There is investors and end users available for extremely high value premium properties and very, very affordable properties at the other end. And here, on both sides, the demand seems to be completely predictable. It's going up on both sides. Plot prices normally move in a linear direction. The areas that are closest to the center, it's like a hub and a spoke. The hub has value, that is the premium area, and around the hub, in concentric circles, the values start decreasing, except that there may be some local factors which can impact land values. Whenever there is high supply, it follows the premium in new sectors. Again, the hub and spoke, wherever you want to stay, if you can't afford that, you would like to stay a little further away from wherever that is. The asking price of plots follows that of adjacent apartments. If the apartments are really premium, a classic case is Kurla East in Mumbai. In Mumbai, the eastern side was always considered less premium than the west. So Kurla West was more premium. Because of the BKC, which has become a commercial hub, one developer went to Kurla East, which was a low middle class area, and acquired land and built a premium property. The entire profile of Kurla East has changed subsequent to that. Values have gone up, and that one apartment complex has acted as a trigger to push up prices around that area. An investor appetite never dies. The location preferences change according to your budget. In slow market conditions, the investment is far away from the city. So if you look at places like SG Highway in Ahmedabad, Airport Road in Bhopal, people start investing very far away from the city when they don't have too much money to spend. But they know that if you buy along these arterial roads, there will always be demand, and they never stop investing. They are constantly searching. 2 years we've had a flat market, but I don't think I've had an exit of consumers searching. Consumers are searching, consumers are finding what they want to do. They're just waiting for the right time to put their money in. And in India, it's a crisis of sentiment, not a crisis of finance. Consumers have plenty of money to invest in real estate. It's just sentiment that takes the cycle up or down.
And this was just a small opening into what we have been doing, and I thought because we were talking land economics, this was a relevant way to start. Thank you. Thank you very much, Jayashree जी. मेरे दूसरे स्पीकर हैं हर्षदीप जी, जो कि फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो देंगे, और JLL जो कि एक लीडिंग कंसल्टेंसी है प्रॉपर्टी फर्म. उनका स्वागत है और प्लीज़ आप प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद में कुछ सवाल आपके सामने. थैंक यू. Mr. Mishra ji, thank you. By the way, I'm Hardeep Lamba, not Harshdeep. Okay. मैम ने सर अभी आप सबको पर्सपेक्टिव दिया फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स. मैं एक बहुत इनफॉर्मल सेशन लेने वाला हूँ, सो जस्ट काइंड ऑफ गिविंग माय ओपिनियन फ्रॉम JLL पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि लैंड जो बायर रहते हैं, जो कि डेवलपर, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और एनी अदर फंड जो वो बाय करते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है आज की डेट में, हम क्या फेस कर रहे हैं. लैंड पूलिंग पॉलिसी आने के बाद मार्केट्स टिपिकली इस तरफ शिफ्ट होने वाली हैं, इसकी ओपिनियन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है. बिकॉज रीडेवलपमेंट इज हैपनिंग, लैंड पूलिंग पॉलिसी, एक दो नए एवेन्यूज आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के, जो कि ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड एक मार्केट चल रही थी गुड़गांव की और नोएडा की, उसको ब्रेक कर दिया है. ऑलरेडी एक फिक्स पैटर्न था नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में डेवलपमेंट का. एक लैंड लेनी है, उसका अप्रूवल टाइम फ्रेम फिक्स है, इतना FIR बनता है. एक नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आने के बाद एक मार्केट में हलचल मच गई है. देयर इज अ न्यू एवेन्यू विच इज देयर. दैट इज व्हाई लैंड पीपल इन्वेस्टिंग इन लैंड आर काइंड ऑफ होल्डिंग बैक. वो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं. दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस एंड दे आर नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली का अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल लूं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से अलॉट हुए हैं, जिसमें पूरा क्लैरिटी था, इतना FIR है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप वो FIR नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी जगह हाइट नहीं मिल रही है. एक सिंपल एग्जांपल, एक DMRC से लैंड हमारे क्लाइंट को अलॉट हुई. टू यूटिलाइज FIR दे हैव टू गो अप टू 30 माले का उनको बनाना है, लेकिन उनको अप्रूवल मिला केवल 15 स्टोरी. As per allotment, they have to utilize the FIR, which is allowed FIR, and they can go up to 30 story, but nothing doing. 5 years down the line, no approval, and this is the height which is allowed. So, what is happening is, this new policy which is coming, although it is very, very aspirational, still it is creating in the land market a lot of, it's creating a movement, and people are still holding and trying to evaluate that what is the certain way to go ahead forward on this. दो पॉलिसीज जो दो तरीके से डेवलपमेंट हम एनविसाज कर रहे हैं, एक रीडेवलपमेंट और एक लैंड पूलिंग. रीडेवलपमेंट जिसके अंडर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में I2C, I2R, इंडस्ट्रियल में कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल में रेजिडेंशियल, या फिर अर्बन एरियाज में जो रेजिडेंशियल एरिया अलाउ करेंगे. ये एक फर्स्ट थिंग है जो कि हम एनविसाज करते हैं कि थोड़ा जल्दी टाइम फ्रेम में आ जाएगा, बिकॉज इसके अंदर लैंड एग्रीगेट करके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एग्जिस्टिंग प्लॉट्स के ऊपर ही आपको रीअलॉट करना है. So this redevelopment is one chunk which we see happening faster. The pooling thing we see slightly more time based. So if in the time frame, this is a smaller time frame, that is a bigger time frame development. Howsoever, if I really see the impact in terms of Gurgaon and Noida, I think yes, it is making a lot of impact in Gurgaon and Noida. It is creating a lot of ripple waves. लेकिन वहाँ पर processes set हैं from a developer perspective, from an investor perspective. They see that what is my return, मैं कितने टाइम में प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ. there is a complete certainty. if I invest in Noida, if I invest in Gurgaon, I know within 6 months I can launch. मैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ. Here time certainty is not there. That is why more of investment we are not able to get from those quality developers, investors, private equity funds in the land pooling. इस जगह पे हम इंटरेस्ट इस टाइम पे नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं है. मे बी आने वाले टाइम में जब पूरा सर्टन हो जाएगा वी माइट बी एबल टू डू, बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज फ्रॉम दीज institutional investors, institutional people, we are not able to get lot of interest in these policies. Some of the concerns जो developers और institutions के इस टाइम पे आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला, पहली बात ये कि काफ़ी ambitious plan है, although very good, hopefully it should come through, but like we saw in the morning, Gujarat plan, they started with 4 policies and over 100 years they have 1000 policies. So they took about 100 years to evolve. It's a very, very ambitious project. The policies of redevelopment which came about last year, still we don't have any clarity. So the problem which most of these institutional people face is they see it's a very ambitious thing.
Approvals is a very big roadblock. Approval में जब clarity आएगी, it's only then we see yes a bigger chunk of investment, lot of people's attention drawn towards this areas. Then there is some ambiguity as far as जो कि पहले भी session में discuss हुआ, resettlement, rehabilitation जो आप land acquire अगर करेंगे, because one particular policy which I heard from the official in the morning is private purchase they may also exercise. So if R&R provisions come into picture, then the entire process might get delayed. So a bit of clarity over there is one concern which we need more clarity from the institutional people. Of course, as we speak, the impact I have just mentioned that on these satellite towns of Gurgaon, Noida, Ghaziabad, we are already facing that trouble. People are waiting and watching. जो investment size initially used to be about for a bigger land parcel, more or less now interest is only of a smaller parcel which they can quickly develop and exit and then venture towards Delhi. Now people are not venturing for a very, very big land size parcels towards Noida, Gurgaon, Ghaziabad, other settlement towns. Going forward, if we have a clarity, I think the big shift for the land and the development overall is going to be towards Delhi. But like I very clearly said, our perspective is redevelopment in a small time frame and land pooling on a very, very longer time horizon of between 5 to 7 years. We are not very ambitious. I mean, like 2 year, 3 year, we don't see. We see a slightly longer time frame from the point of view of institutional investors. Thank you. एक अच्छी बात है कि हम एग्जैक्ट टाइम शेड्यूल से चल रहे हैं और हमारे दो स्पीकर बोल चुके हैं. तीसरे स्पीकर हैं मिस्टर मनोज मिश्रा, जो ग्राउंड ट्रूथ के एडिटर और डायरेक्टर हैं ऑप्टिक्स रिसर्च के. क्या नया पर्सपेक्टिव मिलता है? ओवर टू यू मनोज जी. आज शायद पहली बार मैंने अपने पूरे बैकग्राउंड के बारे में इस मैगज़ीन के ज़रिए अपने सब लोगों के सामने रखा और उसका असर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे मित्र कई साल से बड़े अच्छे एंकर अजय मिश्र जी हैं, वो भी घूम गए कि मैं क्या करता हूँ. तो मैं कोशिश करूँगा आज इस सेशन में सिर्फ इस बात पे फोकस करने की कि अगर ये दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी हो रही है तो इसका अलग अलग रियल एस्टेट मार्केट्स पे क्या असर है. आज सवेरे ये जो मैगजीन आपके हाथ में, ये रात में 4 बजे प्रिंट होके आई और मेरे एक मित्र ने मेरा फोटो जो उस मैगजीन के अंदर है उनके पास पहले से था, उसको उन्होंने एक मग पे भी प्रिंट करके मेरे पास भेजा. दोनों चीज़ें अभी मेरे हाथ में नहीं थी, पर मैंने इसको फेसबुक पे अपने पोस्ट किया. जो देख रहे हैं आप फेसबुक में तमाम सवेरे से ही बधाई वगैरह के मैसेज आने लगे. मार्केट के इम्पैक्ट को बताने के लिए मुझे सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि नहीं, मैं थोड़ा रुकूंगा कि मैं देख रहा हूँ हमारे जो सेशन के चेयरमैन है वो आ गए हैं. मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है. आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में. आपने वक्त निकाला. ये हमारा लास्ट सेशन है सर, जिसमें हम कंज्यूमर पर फोकस कर रहे हैं और हमारे 2 प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं, magicbricks.com की और JLLM की. थर्ड प्रेजेंटेशन इस वक्त चल रही है, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और सबसे लास्ट में वेल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आएंगे. शुक्रिया. Mishra ji, thank you. By the way, I'm Hardeep Lamba, not Harshdeep. Okay. मैम ने सर अभी आप सबको पर्सपेक्टिव दिया फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स. मैं एक बहुत इनफॉर्मल सेशन लेने वाला हूँ, सो जस्ट काइंड ऑफ गिविंग माय ओपिनियन फ्रॉम JLL पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि लैंड जो बायर रहते हैं, जो कि डेवलपर, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और एनी अदर फंड जो वो बाय करते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है आज की डेट में, हम क्या फेस कर रहे हैं. लैंड पूलिंग पॉलिसी आने के बाद मार्केट्स टिपिकली इस तरफ शिफ्ट होने वाली हैं, इसकी ओपिनियन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है. बिकॉज रीडेवलपमेंट इज हैपनिंग, लैंड पूलिंग पॉलिसी, एक 2 नए एवेन्यूज आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के, जो कि ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड एक मार्केट चल रही थी गुड़गांव की और नोएडा की, उसको ब्रेक कर दिया है. ऑलरेडी एक फिक्स पैटर्न था, नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में डेवलपमेंट का एक लैंड लेनी है, उसका अप्रूवल टाइम फ्रेम फिक्स है, इतना FIR बनता है. एक नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आने के बाद एक मार्केट में हलचल मच गई है. देयर इज अ न्यू एवेन्यू विच इज देयर. दैट इज व्हाई लैंड, पीपल इन्वेस्टिंग इन लैंड आर काइंड ऑफ होल्डिंग बैक.
वो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस एंड दे आर नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली का अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल लूं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही अलॉट हुए हैं, जिसमें पूरा क्लैरिटी था, इतना एफएआर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप वो एफएआर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि किसी जगह हाइट नहीं मिल रही है। एक सिंपल एग्जांपल, एक डीएमआरसी से लैंड हमारे क्लाइंट को अलॉट हुई, टू यूटिलाइज एफएआर दे हैव टू गो अप टू 30 माले का उनको बनाना है, लेकिन उनको अप्रूवल मिला केवल 15 स्टोरी। As per allotment, they have to utilize the FAR, which is allowed FAR, and they can go up to 30 story, but nothing doing. 5 years down the line, no approval, and this is the height which is allowed. So, what is happening is, this new policy which is coming, although it is very, very aspirational, still it is creating in the land market a lot of, it's creating a movement, and people are still holding and trying to evaluate that what is the certain way to go ahead forward on this. दो पॉलिसीज जो दो तरीके से डेवलपमेंट हम एनविसाज कर रहे हैं, एक रीडेवलपमेंट और एक लैंड पूलिंग। रीडेवलपमेंट जिसके अंडर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में I2C, I2R, इंडस्ट्रियल में कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल में रेजिडेंशियल, या फिर अर्बन एरियाज में जो रेजिडेंशियल एरिया अलाउ करेंगे। ये एक फर्स्ट थिंग है जो कि हम एनविसाज करते हैं कि थोड़ा जल्दी टाइम फ्रेम में आ जाएगा, बिकॉज इसके अंदर लैंड एग्रीगेट करके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एग्जिस्टिंग प्लॉट्स के ऊपर ही आपको रीअलॉट करना है। So this redevelopment is one chunk which we see happening faster. The pooling thing we see slightly more time based. So if in the time frame, this is a smaller time frame, that is a bigger time frame development. Howsoever, if I really see the impact in terms of Gurgaon and Noida, I think yes, it is making a lot of impact in Gurgaon and Noida. It is creating a lot of ripple waves. लेकिन वहाँ पर processes set हैं from a developer perspective, from an investor perspective. They see that what is my return, मैं कितने टाइम में प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, there is a complete certainty. If I invest in Noida, if I invest in Gurgaon, I know within 6 months I can launch, मैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। Here time certainty is not there, that is why more of investment we are not able to get from those quality developers, investors, private equity funds in the land pooling. इस जगह पे हम इंटरेस्ट इस टाइम पे नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में जब पूरा सर्टन हो जाएगा वी माइट बी एबल टू डू, बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज फ्रॉम दीज institutional investors, institutional people, we are not able to get a lot of interest in these policies. Some of the concerns जो developers और institutions के इस time पे आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला, पहली बात ये कि काफ़ी ambitious plan है, although very good, hopefully it should come through, but like we saw in the morning, Gujarat plan, they started with 4 policies and over 100 years they have 1000 policies. So they took about 100 years to evolve. It's a very, very ambitious project. The policies of redevelopment which came about last year, still we don't have any clarity. So the problem which most of these institutional people face is they see it's a very ambitious thing. Approvals is a very big roadblock. Approval mein jab clarity aayegi, it's only then we see, yes, a bigger chunk of investment, lot of people's attention drawn towards this areas. Then there is some ambiguity as far as जो कि पहले भी session में discuss हुआ, resettlement, rehabilitation, जो आप land acquire अगर करेंगे, because one particular policy which I heard from the official in the morning is private purchase they may also exercise. So if R&R provisions come into picture, then the entire process might get delayed. So a bit of clarity over there is one concern which we need more clarity from the institutional people. Of course, as we speak, the impact I have just mentioned that on these satellite towns of Gurgaon, Noida, Ghaziabad, we are already facing that trouble. People are waiting and watching. जो investment size initially used to be about for a bigger land parcel, more or less now interest is only of a smaller parcel which they can quickly develop and exit and then venture towards Delhi. Now people are not venturing for a very, very big land size parcels towards Noida, Gurgaon, Ghaziabad, other settlement towns. Going forward, if we have a clarity, I think the big shift for the land and the development overall is going to be towards Delhi. But like I very clearly said, our perspective is redevelopment in a small time frame and land pooling on a very, very longer time horizon of between 5 to 7 years. We are not very ambitious. I mean, like 2 year, 3 year, we don't see. We see a slightly longer time frame from the point of view of institutional investors. Thank you.